हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। आज का टॉपिक हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग अब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है वो सबसे पहले एनएमआर, फिर आईआर, उसके बाद ईएसआर एंड देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड देन मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो अदर देन एग्ज़ाम भी, जो बेसिकली हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए भी हम लोग इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे जो नेट और गेट में पूछे गए हैं, और कुछ अदर एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। तो हम लोग आते हैं अपने मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यहाँ पे आपके सामने ये बेसिकली एमएससी पर्पस से है कि जो एमएससी फाइनल में है, मेनली यहाँ पे जो है हम लोगों के यहाँ पे वो एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उस बेसिस से भी हम लोग पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कराइए, तो नोट्स के लिए आपके सामने ये लिखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली जब हम लोग एनएमआर पढ़ते हैं तो एनएमआर में हम लोग ग्राउंड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ किसी भी न्यूक्लियस के, एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम लोग स्टडी करते हैं उस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की ग्राउंड स्टेट में। बट यहाँ पे हम लोग मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और हैवी नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो उनकी स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ग्राउंड स्टेट के साथ साथ एक्साइटेड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ की भी स्टडी करते हैं। तो ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स जिनके लिए आई वैल्यू ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट होती है, उस केस में हम लोग मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। जैसे I इज़ इक्वल टू हाफ है और I इज़ इक्वल टू 3/2 है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो I इज़ इक्वल टू हाफ ग्राउंड स्टेट की और I इज़ इक्वल टू 3/2 मेनली एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हम लोग मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों का इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर ट्रांजिशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे बाय द सैंपल। मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज ऑल्सो नोन एज गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रांजिशन होते हैं वो सैंपल के गामा रे के एब्जॉर्ब करने की वजह से होते हैं। इनफैक्ट it is the study of gamma ray emission and subsequent reabsorption. The absorption of gamma ray यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एप्लीकेशन है और इसी लाइन पे बेस्ड हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जो गेट और नेट में पूछे गए हैं। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट द न्यूक्लियस। किस तरीके से करती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे पता चलेगा। एंड द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड आर रिलेटेड टू द सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड। यानी बेसिकली गामा रे डिपेंड करती है किसी भी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे और उस कंपाउंड से रिलेटेड जो सिमेट्री है उसमें कितने नंबर ऑफ पीक्स आ रहे हैं उस पर। NMR एंड NQR जो अभी बताया था, जैसे NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस बोथ डील विद द ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी से मतलब NMR और NQR को हम लोग न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं, जबकि मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग किसी भी न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों की स्टडी करते हैं। अब ये है कौन कौन से ऐसे स्पीसीज होते हैं जो मोसवायर एक्टिव होते हैं और मोसवायर इनएक्टिव नहीं होते। तो बेसिकली गैस और नॉन विस्कस लिक्विड्स मोसवायर इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉइल एनर्जी लॉस होता है। हम लोग रिकॉइल एनर्जी पे भी आएंगे। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड, यानी मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली किस में हम लोग पढ़ते हैं? सॉलिड में पढ़ते हैं। गैस और नॉन विस्कस लिक्विड
मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी या मोसवायर इफेक्ट शो नहीं करते हैं। देखिए अब कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो मोसवायर इफेक्ट शो करते हैं। तो आयरन, टिन, निकेल, आयोडीन, मोलिब्डेनम, इरिडियम, रूथेनियम एंड गोल्ड एटसेट्रा। यानी इनका क्या होता है, स्पिन नंबर ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो आई वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें हम जो सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है मोसवायर इफेक्ट में या मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो आयरन और टिन के लिए की गई है। तो हम लोग केवल आयरन और टिन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इफेक्ट ये हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग डिस्कस करेंगे केवल आयरन और टिन के लिए मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग सोर्स ऑफ मोसवायर स्पेक्ट्रा चल रहे हैं। सोर्स किस तरीके के होते हैं, तो जितने भी सोर्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी सोर्स आर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड सोर्स इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, आर्टिफिशियली किया जाता है। अब बात आती है कि अगर हम लोग आयरन 57 का स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए। इसमें बेसिकली सोर्स और सैंपल दो चीज़ें होती हैं। तो पहले हम लोग सोर्स की बात कर लेते हैं कि सोर्स क्या होता है। तो आयरन 57 के लिए सोर्स होता है कोबाल्ट 57, दिस इज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड इट इज prepared from electron capture nuclear reaction, and half life of cobalt 57 is 270 days, and the decay of cobalt 57 to iron 57 radioactive through electron capture followed by decay of gamma ray emission। इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये पिक्चर के माध्यम से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 57 क्या है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जो आयरन 57 के लिए सोर्स का काम कर रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर so it converts in iron 57 but it is in radioactive form and I value is 5/2, so it comes to its I value is 3/2 and that is excited state of iron and I value is half, that is for ground state for iron 57, and when it comes to I value 3/2 to ground state I is equal to half, it emits gamma ray energy and for iron this value is 14.4 kilo electron volt। यानी जो emission of the gamma ray है उसके लिए जो वैल्यू है आयरन के लिए वो कितनी है गामा रे की, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर टिन के लिए भी आप लोग याद रखिए, टिन के लिए वैल्यू होती है 23.8 और कहीं कहीं 23.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है। यानी जो गामा रे की वैल्यू होती है वो 23.8 और 23.9 के आसपास इतनी वैल्यू इसकी होती है। तो दिस इज़ सोर्स, यानी सोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो सोर्स के बाद अब हम लोग इसके प्रिंसिपल पे चलते हैं कि प्रिंसिपल इसका क्या कहते हैं। सो हम लोग अब प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा क्योंकि जो मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेनली बुक्स में काफ़ी कम मिलती है लेकिन उसको पॉइंट वाइज नहीं समझाया जाता है, काफ़ी डिटेल होता है बुक में। यहाँ पे मेन फीचर्स लिखे हुए हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाना है, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो नोट्स आप लोग बनाइए क्योंकि नोट्स जितनी बार पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ये MSc स्टूडेंट्स के लिए भी सेम बात है क्योंकि उन लोगों को तो अपने यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम पे लिखना भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये सब आपके सामने लिखा रहा हूँ कि PDF के चक्कर में ना पड़ें, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। तो मेनली जो मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है वो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन, यानी न्यूक्लियर रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन पे अभी समझेंगे। सेकंड पॉइंट है, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, किस पे बेस्ड है ये, न्यूक्लियर रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन पे। सेकंड पॉइंट है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्स होता है दूसरा सैंपल होता है। तो सोर्स क्या कहलाता है और सैंपल क्या कहलाता है, टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं पॉइंट वाइज। व्हेन अ न्यूक्लियस जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, व्हेन अ न्यूक्लियस, दिस इज आई वैल्यू 3/2, हम लोग आयरन या टिन के लिए देख रहे हैं, दोनों ही वैल्यू, दिस इज फॉर आयरन एंड दिस इज फॉर
10. Okay, so I value is 3/2. When nucleus jumps from excited state to ground state, it emits gamma radiation. The value of gamma radiation 14.4 kilo electron volt is for iron and 23.9 kilo electron volt for tin. So when a nucleus jumps from excited state to ground state, it emits gamma radiation. So this is called source nucleus. And when it absorb the remaining nucleus that absorbed any emitted gamma ray, the emitted gamma ray has to be absorbed by another nucleus for its excitation यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जब ये इस गामा रे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो दिस एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड सैंपल न्यूक्लियस. And the condition for nuclear resonance is E gamma source is equal to E gamma sample. मतलब जितना ये एनर्जी इमिट करे सोर्स उतना ही अगर सैंपल एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है तब न्यूक्लियर रेजोनेंस होगा और मोसवायर इफेक्ट शो करेगा. ऐसे न्यूक्लियाई मोसवायर एक्टिव होंगे. तो कंडीशन क्या है, जितना एमिट करे उतना ही एब्जॉर्ब करना चाहिए. नोट द पॉइंट कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि गैसेस एंड नॉन विस्कस लिक्विड्स डज नॉट शो मोसवायर इफेक्ट ड्यू टू लॉस इन द रिकॉइल एनर्जी. ओनली सॉलिड्स गिव मोसवायर इफेक्ट. सो रीज़न ये है कि जो गैस होते हैं और नॉन विस्कस लिक्विड्स होते हैं वो गामा रे या इतना जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उनमें रिकॉइल एनर्जी लॉस होता है जिस वजह से वो मोसवायर इफेक्ट शो नहीं करते हैं. जबकि जो सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल पास होते हैं और उनमें उतना रिकॉइल एनर्जी लॉस नहीं होता है जिस वजह से वो सॉलिड मोसवायर इफेक्ट शो करते हैं. अब हम लोग चलते हैं अपने सोर्स सैंपल और रिकॉइल एनर्जी पे. तो इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग. तो हम लोग रिकॉइल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये सोर्स हो गया, ये सैंपल हो गया, ठीक है. तो बात क्या लिखी हुई है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन गामा फोटोन का मेनली किस पे बेस्ड होता है, रिकॉइल एनर्जी बेस पे. तो अभी क्या है कि रिकॉइल एनर्जी जितना सोर्स होता है, सोर्स में एक रिकॉइल इफेक्ट लगता है. तो जैसे हम लोगों ने ऐसे देखा होगा कि जब गन चलाई जाती है तो गन को जैसे ही हम लोग उसका बटन दबाते हैं तो उस पर क्या होता है, पीछे की तरफ हम लोगों को झटका लगता है. तो ये जो जर्क होता है, झटका होता है, ये कहलाता है रिकॉइल. तो गोली क्या होती है, बाहर की तरफ आगे की तरफ निकल जाती है और बंदूक जो गन होती है वो पीछे की तरफ आती है. तो यहाँ पे जो गन है हमारी, वो गन क्या कहलाएगा, सोर्स. और जो उससे निकली हुई गोली है, बुलेट है, वो क्या कहलाएगी, सैंपल कहलाएगी. ठीक है. तो सोर्स एंड वो गामा फोटोन कहलाएंगे. जो जैसे बुलेट निकली वो कहलाएगा हम लोगों का गामा फोटोन और जो पीछे की तरफ जर्क लगा वो कहलाएगा हम लोगों का सोर्स कहलाएगा. तो दूसरा हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नाव है, जैसे दो नाव हैं, बोट, हम लोग बोट कह सकते हैं. इस तरीके से बना दे रहे हैं कि एक बोट ये है, ठीक है, एक बोट ये हो गया और दूसरा बोट ये हो गया हमारे पास. ठीक है. दूसरा बोट ये इस तरीके से है. तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है और वो यहाँ से जंप ये पानी में है बोट, और जब वो यहाँ से जंप करेगा इस वाली बोट पे तो क्या होगा, जैसे ही वो जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा तो ये नाव क्या होगी, ये बोट पीछे की तरफ जाएगी और ये बोट कहाँ की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी. तो क्या हो रहा है, जंप करने से रिकॉइल इफेक्ट लग रहा है किसमें,
सोर्स में, यानी जहाँ से ऑरिजिन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का। सो यहाँ पे ये जो लड़का है एक तरीके से मॉलिक्यूल है। सो दिस इज़ द सोर्स एंड दिस इज़ सैंपल। सो यहाँ से इसने जंप किया इधर, तो जंप करने से जो बोट है ये पीछे की तरफ जाएगी और ये आगे की तरफ जाएगी। सो ये कहलाता है रिकॉइल इफेक्ट। तो रिकॉइल इफेक्ट क्या है, लॉस हो रहा है एनर्जी में। सो इमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा फोटोन। यहाँ पे जो इमिशन है और एब्जॉर्प्शन दोनों ही चीज़ हैं, ठीक है। यहाँ से सोर्स इमिट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, गामा फोटोन को। आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिकॉइल एनर्जी लॉस। तो इसमें क्या हो रहा है, रिकॉइल एनर्जी लॉस हो रहा है। दिस रिकॉइल एनर्जी लॉस कैन बी, अब इस रिकॉइल एनर्जी को हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो रिकॉइल एनर्जी को गैस और नॉन विस्कस लिक्विड्स, तो उसमें जो हमारे पास गैस है और नॉन विस्कस लिक्विड्स हैं उसमें हम लोग रिकॉइल एनर्जी लॉस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको बाइंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग रिकॉइल एनर्जी जो लॉस हो रही है उसको बाइंड करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस रिकॉइल एनर्जी लॉस कैन बी एलिमिनेटेड बाय बाइंडिंग द emitter and absorber, this is emitter and absorber nuclei into a big crystal lattice and cooling them using liquid helium और liquid नाइट्रोजन। तो जो इसके लिए स्टैंडर्ड होता है वो होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, Na2FeCN whole 5NO, sodium nitroprusside is the standard for this Moser spectroscopy in case of iron। और उसको हम लोग कूल करते हैं बाई यूजिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन से हम लोग उसको कूल करके बाइंड करते हैं और रिकॉइल एनर्जी जो लॉस होती है उसको हम लोग बाइंड कर देते हैं। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो फोनॉन्स कहलाते हैं। जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन होता है उनको हम लोग फोनॉन्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से, जिससे रिकॉइल एनर्जी लॉस नहीं होता है। अब हमारे पास ये क्या है, इमिटर है और ये क्या है, एब्जॉर्बर है, या इसी को हम लोग सोर्स कह सकते हैं, इसी को हम लोग सैंपल कह सकते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा, इस केस में एब्जॉर्प्शन होगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिकॉइल एनर्जी, मान लीजिए यहाँ पे रिकॉइल एनर्जी ER है, तो ER के साथ साथ जब एब्जॉर्प्शन होगा तो E गामा, यानी सैंपल के केस में या एब्जॉर्बर के केस में एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और एमिशन के केस में या सोर्स के केस में एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ER माइनस का E गामा, सो ER माइनस E गामा, एक मिनट, ये इस तरीके से होगा, E गामा प्लस ER एंड E गामा माइनस ER, रिकॉइल एनर्जी लॉस। दिस इज रिकॉइल एनर्जी लॉस एंड दिस इज रिकॉइल एनर्जी गेन। तो एब्जॉर्बर गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो इनके पीक्स इस तरीके से आते हैं, बेंड, ये बेंड होते हैं। तो ओवरऑल इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कितना रिकॉइल एनर्जी लॉस होता है, तो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, in emission of photon, the total energy loss is 2ER। total energy loss कितना हो रहा है, डिफरेंस लेंगे, total energy loss in case of absorption and emission कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो E गामा से E गामा कैंसिल, 2ER के बराबर आएगा, ठीक है, 2ER के बराबर आ रहा है। और ER क्या होता है, रिकॉइल एनर्जी होता है। ER रिकॉइल एनर्जी हो गया E गामा स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, वेयर दिस m इज मास ऑफ एटम, ठीक है, पार्टिकल नहीं, मास ऑफ एटम, एंड E गामा इज गामा एनर्जी, गामा रे एनर्जी। सो ये रिकॉइल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया है, रिकॉइल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ER इज इक्वल टू E गामा स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब रिकॉइल एनर्जी लॉस के एलिमिनेशन के बाद
जो फाइनल मिसमैच होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, जो मिसमैच, यानी बात ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिकॉइल एनर्जी को बांध तो दिया है, एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसमैच होता है। उस मिसमैच, कुछ ना कुछ मिसमैच हो जाता है, मतलब उतना रेजोनेंस नहीं आ पाता है जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी हुई थी, ई गामा सोर्स इज इक्वल टू ई गामा सैंपल। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट से। तो इतना सब नोट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं डॉपलर इफेक्ट पे, जो फाइनल मिसमैच होता है। रिकॉइल एनर्जी लॉस भी हो गया, उसको हम लोगों ने बाइंड भी कर लिया। अब जो थोड़ा बहुत जैसे होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें एरर आ जाती है, तो जो थोड़ा बहुत एरर होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट से। तो इतना नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अब लोग डॉपलर इफेक्ट। तो जो थोड़ा सा मिसमैच होता है उसको हम लोग किससे पढ़ते हैं? डॉपलर इफेक्ट से पढ़ते हैं। तो ये हमारा सोर्स हो गया, सोर्स मूवेबल होता है, सैंपल फिक्स होता है, डिटेक्टर भी फिक्स होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सोर्स को मूव कराते हैं, जितना भी मिसमैच होता है तो हम लोग सोर्स को मूव कराते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसको हम लोग अवे फ्रॉम द सैंपल, और टुवार्ड्स, अवे एंड टुवार्ड्स। तो अवे यानी इससे दूर ले जाएंगे, टुवार्ड्स यानी इसके पास लेके आएंगे, और तब देखेंगे कि कितने गामा फोटोन डिटेक्टर पे काउंट हो रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं तो मोज़वायर स्पेक्ट्रोमीटर या मोज़वायर का जो हम लोगों को ग्राफ खींचना होता है, तो मेनली जो मोज़वायर स्पेक्ट्रम है वो आता है किस किस के बीच में? वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं गामा काउंट की इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ गामा रे काउंट, एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ द सोर्स। सो स्पीड ऑफ द सोर्स हम लोग मेनली मिलीमीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा या फिर मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। तो ग्राफ किस किस के बीच में हो गया? इंटेंसिटी वर्सेस स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है, एंड दिस इज mm पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब इससे हम लोग दूर लेके जाएंगे अवे फ्रॉम द सैंपल, सो इसको हम लोग असाइन करेंगे नेगेटिव, जबकि स्पीड नेगेटिव होती नहीं है। तो जब इससे दूर लेके जाएंगे तो नेगेटिव असाइन करेंगे, और जब इसके पास लेके आएंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव स्पीड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास इसकी स्पीड है -0.2, मतलब इससे दूर लेके आए, तब गामा रे काउंट हुआ 10⁻⁶, यानी ये हो गया स्पीड ऑफ सोर्स, एंड दिस इज गामा रे काउंट, गामा रे एब्जॉर्प्शन। -0.2 पे कितना हुआ? 10⁻⁶, -0.1 पे कितना हुआ? 10⁻⁶, 0 पे भी कितना? 10⁻⁶, 0.1 पे मान लीजिए ये हो गया 10, 0.2 पे फिर से 10⁻⁶ हो गया, 0.3 पे फिर से 10⁻⁶ हो गया। इन केस ऑफ आयरन अगर हम लोग ऐसे कंसीडर कर लें, तो जब दूर लेके जा रहे हैं तब देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पे क्या कह रहा है, जिस पे वैल्यू कितनी आ गई? काफ़ी कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज आया है वहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन बन चुकी है, यानी 0.1। दिस इज़ फॉर जनरल एग्जांपल समझाने के लिए, दिस इज़ नॉट द फैक्ट, ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब ये है कि ये जो डाटा है वो ट्रुथ नहीं है, ये समझाने के लिए। तो 0.1 पे 10 मिल गया, मतलब इस पॉइंट पे हमें रेजोनेंस मिल गया है, ई गामा सोर्स इज इक्वल टू ई गामा सैंपल, यानी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ आयरन मैचेस विद द सैंपल। सो दिस पॉइंट, सो बेसिकली जो हमें ग्राफ मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, ये इस तरीके की पीक हमें मिलती है। मोज़वायर स्पेक्ट्रम इस तरीके का मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो इस डॉपलर इफेक्ट क्या है? यहाँ पे इसको हम लोग सोर्स को दूर करेंगे और पास करेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट को अगर हम इन जनरल समझें
कि डॉपलर इफेक्ट जैसे समझ में नहीं आया जो बायो बैकग्राउंड के होते हैं तो उन लोगों के लिए बताएं कि डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है कि साउंड का मेनली जो साउंड होता है उसका साउंड का जो इंटेंसिटी है वो हमारे कानों तक कितना इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो ये जब हम लोग 12th में थे तो उसमें पढ़ते थे कि जब कोई ट्रेन बहुत दूर होती है तो हमें उसका जो वो हॉर्न होता है वो बहुत कम सुनाई देता है। जब ट्रेन पास में आ जाती है तो हॉर्न तेज़ सुनाई देता है, और जब वो ट्रेन हमारे पास से दूर चली जाती है तो फिर से हॉर्न कम सुनाई देता है या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यही चीज़ है डॉपलर इफ़ेक्ट, यानी जब हम लोग क्या हैं, ऑब्ज़र्वर हैं, ऑब्ज़र्वर से जब कोई सोर्स दूर होता है तो उसकी इंटेंसिटी हमारे कानों तक बहुत कम आती है, जब वो पास आता है तो उसकी इंटेंसिटी हमारे कानों तक, हॉर्न की इंटेंसिटी हमारे कानों तक बहुत ज़्यादा आ जाती है, और फिर वो दूर चले गई ट्रेन तो फिर से जो हॉर्न की इंटेंसिटी है वो कम हो गई। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। सेम केस बस का भी हो गया, या हम लोग जब गाना वगैरह सुनते हैं तो इसमें अगर दूर होते हैं अपने मोबाइल से तो उसमें इंटेंसिटी कम होती है, पास चले जाते हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते रहते हैं, जो सैंपल ये एब्जॉर्ब करता है गामा, उसको डिटेक्टर क्या करता रहता है, डिटेक्ट करता रहता है। सो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो इसको आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। इस पॉइंट में, इस वाले पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो मोज़वायर इफेक्ट मोज़वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बताते हैं, पैरामीटर्स, और उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, एंड देन हम लोग एप्लीकेशन पे चलेंगे। सो अगर जो चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक्स अ लॉट।